फिल्म के अंतिम क्षणों के सीन्स हैं जब भारत देश आजाद हो चुका है और भारतीय पॉलिटिक्स में वो नेता उभर कर आ रहे थे जिन्होंने आजादी दिलाने के नाम पर केवल कुर्सियां तोड़ी थी। वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने पूरा जीवन देश की आजादी में झोंक दिया, उनकी आहुति, उनकी कहानी, उनका बलिदान सब दबते चले गए। शायद यही कारण रहा होगा कि फिल्म के नाम के साथ टैगलाइन लिखी रहती है, हु किल्ड हिज स्टोरी, यानी कि उनके जीवन भर के संघर्ष को किन्होंने भुला दिया। बट 3 घंटे की इस फिल्म में वीर सावरकर के इस संघर्ष को रणदीप हुड्डा ने एक्टर के तौर पर कैसे दिखाया और एज ए डायरेक्टर क्या वो अपने डेब्यू फिल्म में अपना दमखम दिखा पाए, इन्हीं सब पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म का नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। एक फिल्म डायरेक्टर एक्टर बनना चाहे तो यह पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्टिंग सीखने के पीछे सालों की मेहनत होती है। लेकिन एक एक्टर चाहे तो डायरेक्शन में अच्छा कर सकता है, क्योंकि एक्टिंग करते समय वो डायरेक्शन की बारीकियों को परख रहा होता है और फिल्म का डायरेक्शन करना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन फिर डायरेक्शन किस तरीके का हो, किस तरह की कहानी पर पहली बार एक्शन और कट बोलने की तैयारी हो, यह भी बहुत मायने रखता है। वीर सावरकर जैसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की सोच रखना ही अपने आप में एक टफ डिसीजन रहा होगा। फिल्म की कहानी पर रोशनी डाले तो इसकी शुरुआत एक मार्मिक दृश्य से होती है जब देश में प्लेग की बीमारी फैल जाती है और वीर सावरकर के पिता खुद को अपने परिवार से अलग करके कमरे में बंद हो जाते हैं ताकि उनका परिवार इस महामारी की चपेट में ना आ जाए। यह बहुत ही इमोशनल दृश्य था जहां अंग्रेज घर से प्लेग से मृत लोगों की लाशें निकाल निकाल कर एक साथ जला रहे थे। पिता कहता है कि चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी चीखूं, पानी मांगूं, अंदर मत आना। और अंततः वीर सावरकर के पिता की मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार असहाय खड़ा देखता रह जाता है। इस दृश्य को देखकर मुझे वो कोरोना काल याद आ गया जब लगभग देश में ऐसी ही स्थिति हो चली थी। सोच रहा था अगर वैक्सीन न होती, बचाव कार्य नहीं होते, सही निर्देश नहीं होते तो हमारी स्थिति इससे लाख गुना बदतर होती। एनीवेज, आगे चलकर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वीर सावरकर पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजों को भगाने के लिए प्लानिंग भी कर रहे थे। कैसे वो पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं, वहां से कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं, फिर वापस आते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है उनके काले पानी की सजा, जो इस फिल्म को देखते हुए आपको कई बार झंझोड़ कर रख देगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहतरीन है। नॉर्मली हम जब इस तरह के विषय पर बनी फिल्म को देखने का मन बनाते हैं तो हमें रेडी रहना चाहिए कि ये इतिहास से जुड़ी फिल्म है, जहां हर वक्त केवल मनोरंजन के नाम पर सेक्स, गाने या वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मनोरंजन अलग तरीके का होता है। सिनेमा को परखने की, उसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छे स्क्रीन प्ले का ही नतीजा है कि लगभग 100 साल की कहानी को दिखाते समय सबसे अच्छे पलों को जो घटित हुए थे उस समय में, उन महत्वपूर्ण पलों को समेटा गया है कि कहीं भी ऐसा न लगे कि अरे वो हिस्सा दिखाना तो रह ही गया। अब क्योंकि फिल्म वीर सावरकर पर बेस्ड है तो जाहिर बात है वो सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर रहेंगे ही। क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ते दिखाने वाले सीन्स एक जैसे रखे गए हैं, जहां ब्लैक बैकग्राउंड को यूज किया गया है। साथ में उस क्रांतिकारी का नाम और उम्र भी दिखाया जाता है और यह कारगर साबित होता है, क्योंकि हर बार जब किसी क्रांतिकारी को फांसी होती है तो उसे देखते हुए आपको अंदर से पीड़ा होगी, दर्द होगा, प्राउड फील होगा। और यह दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि इस तरीके से डायरेक्टर ने यह दिखाने की कोशिश भी की है कि आजादी अहिंसा से नहीं मिली थी, बल्कि इसके पीछे अनेकों वीर सपूतों का बलिदान भी शामिल था। वीर सावरकर के कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है जो उनके जीवन का एक पार्ट है, बट उन्हें उसके लिए याद नहीं किया जाता है। तो दर्शकों को कहानी सही ढंग से बताने के लिए यह दिखाया जरूर गया कि उनके बच्चे बच नहीं पाए, लेकिन उस पर समय नहीं गंवाया गया ताकि फिल्म का ज्यादा समय उनके जीवन के दूसरे पहलुओं को दिखाने में दिया जा सके। इसके लिए स्क्रीन प्ले राइटर की तारीफ तो बनती है। इसी प्रकार से दो अंग्रेज अफसर आपस में बात करते हैं कि फूट डालो, राज करो इस देश पर। इसके बाद एक अफसर कहता है धर्म के नाम पर लड़वाना सबसे आसान होता है, और फिर उस अंग्रेज के बैकग्राउंड में ब्लर हुए जीसस की फोटो पर फोकस किया जाता है। यहां दूसरों को धर्म पर लड़ाने की बात कहकर उनके धर्म के गॉड को दिखाते हुए सीन को समाप्त किया जाना अच्छे डायरेक्शन और अच्छे स्क्रीन प्ले से ही हो सकता था। 1901 में जब वीर सावरकर लंदन जा रहे होते हैं तो उनकी पत्नी जाते समय अपने पति के पैर छूती है, और बस इसी तरह का रोमांस वीर सावरकर के जीवन में था भी, और इतना ही दिखाया
दिखाया भी गया। लेकिन एक फिल्म थी आदि पुरुष, जिसमें हजारों वर्ष पहले की कहानी को दिखाया गया, जहां माता सीता कई दिनों बाद रावण के चुंगल से छूटकर भगवान राम से मिलती है। इतने दिनों बाद जब पहली बार वो मिली तो बजाय पैर छूने के वो राम भगवान के गले लगती है। और यही आधुनिकीकरण और संस्कृति का हनन करके दिखाए जाने के कारण आदि पुरुष हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी खराब फिल्मों में से एक बन गई थी। बट इस फिल्म में इन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। फिल्म में जब वीर सावरकर और गांधी जी की पहली मुलाकात दिखाई जाती है तो वो दृश्य टेक्निकली बहुत अच्छा लिखा और परफॉर्म किया गया है। दृश्य में वीर सावरकर नॉनवेज बना रहे हैं और हाथ से मांस के टुकड़े को मसल रहे हैं। कुछ बातचीत के बाद जैसे ही गांधी जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कि वीर सावरकर उस मांस को जोर से दबा देते हैं और ये यहां पर बिना किसी संवाद के वीर सावरकर गांधी जी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। दृश्य का आखिरी संवाद जब गांधी जी को खाने के लिए कहा जाता है और वो ये कहकर मना कर देते हैं कि मैं शाकाहारी हूं, रणदीप का संवाद बहुत पावरफुल लगता है कि हमें अंग्रेजों का कलेजा फाड़ देने वाला साथी चाहिए जो हमारे साथ लंच भी ना कर सके, वो हमारे साथ लड़ेगा कैसे। कहने का मतलब है ऐसा फील होता है जैसे इस फिल्म को बनाने से पहले बारीकी से पेपर वर्क किया गया है, संवाद लिखे गए हैं, वीर सावरकर पर रिसर्च की गई है। इसी प्रकार से अखबारों के माध्यम से दिखाया गया कि गांधी जी ने मदन ढींगरा को कायर कहा क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को मार दिया था, या आगे भी भगत सिंह के लिए आवाज ना उठाना हो या विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने का मामला हो, ये सब कुछ गांधी जी द्वारा किया गया जिसे अखबारों की कटिंग के साथ दिखाया गया। फिल्म का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है काला पानी की सजा, जहां रणदीप हुड्डा की एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों कमाल के हैं। आई फील कि जब किसी किरदार को करने के लिए प्रिपरेशन की बात आएगी तो इस किरदार को हमेशा याद किया जाएगा। एक होता है सीन को दर्शकों को दिखाना और एक होता है उस सीन को दर्शकों को अनुभव कराना। किसी की पीड़ा को दिखाना और अनुभव कराना दो अलग चीजें होती है और इस फिल्म में पीड़ा को अनुभव कराया गया है, जिसके लिए कैमरा एंगल्स, साउंड इफेक्ट्स, लाइटिंग्स, एक्टर के जेस्चर्स, न्यूएंसेस, फेस एक्सप्रेशन सबका योगदान रहा है। काला पानी के समय को बहुत ही क्लासिक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का इंटरवल एक ऐसी जगह पर किया गया जहां से फिल्म में आजादी के मायने बदल जाते हैं। जहां अभी तक देश की आजादी को लेकर युद्ध था, वही इंटरवल से समझ आता है कि सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक ही यह मामला सीमित नहीं है, यहां धर्म भी आड़े आ रहा है। एक्टिंग की बात करें तो रणदीप हुड्डा जस्ट नेल्ड इट। उनके इस परफॉर्मेंस को सालों साल याद किया जाएगा। जिस तरीके से समय के साथ उनमें फिजिकल चेंज आता है, हाव भाव, चलने फिरने में चेंज आता है, बोलने में चेंज दिखता है, वो कमाल है। डायलॉग डिलीवरीज इतनी शार्प रहती है कि एक बार में बात समझ आ जाती है। कैमरे को फेस करके कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जो अगेन इसलिए दिखाया गया है कि उस सीन में संवाद इंपॉर्टेंट है, वो दर्शकों तक जाना चाहिए, इसलिए पूरा फोकस डायलॉग डिलीवरी पर ही रहता है। अपने भाई को जेल में देखकर जिस तरीके से रणदीप एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं वो उनके किरदार की गहराई को दर्शाता है। आई विल से कि मेकअप आर्टिस्ट का भी बेहतरीन काम रहता है। अमित सियाल अगेन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है जो इस फिल्म में वीर सावरकर के बड़े भाई बने हैं। उन्होंने भी अपने रोल में जान डाल दिया है। उनकी एक्टिंग में कभी कोई शक नहीं रहता और इस बार भी वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। अंकिता लोखंडे ने अपने किरदार को सशक्त तरीके से प्ले किया है। कम स्क्रीन स्पेस में भी वो अपनी मजबूती दर्ज करा जाती है। संगीत की बात करें तो वंदे मातरम सॉन्ग विजुअली देखने में बहुत अच्छा लगता है और बीजीएम इस फिल्म का एक पावरफुल स्तंभ रहता है। अनेकों ऐसे दृश्य हैं जो आप अनोखे बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखेंगे। वीर सावरकर आज दो हिस्सों में बटे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह फिल्म केवल उस हिस्से को अच्छी लगेगी जो सावरकर में बिलीव करते हैं। फिल्म में एक दृश्य ऐसा भी है जहां गांधी और सावरकर का वाद विवाद होता है और उस दृश्य को ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि यह समझने लायक वार्तालाप है। इतिहास में कौन क्या करने के पक्ष में था, वैसा करने के पीछे रीजन क्या था, इसकी जानकारी ये फिल्म देती है। तो आई फील कि ये फिल्म हर किसी के लिए है, चाहे वो सावरकर में बिलीव करता हो या ना करता हो। कुछ एक ब्लास्ट वाले वीएफएक्स सीन और बेहतर किए जा सकते थे। कुछ एक मौकों पर लाइटिंग में भी बेहतरी की गुंजाइश रह जाती है। बाकी फिल्म का डायरेक्शन सधा हुआ है, छोटे बड़े डिटेल्स के साथ फिल्म को बनाया गया है, कैमरा वर्क अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म एंटरटेनमेंट से ज्यादा उस इंसान के जीवन को समझने के लिए भी देखी जानी चाहिए जिसकी आजादी के संघर्ष में दिए कई सालों को भुला दिया गया। मेरी तरफ से 4 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।